अस्सलाम वालेकुम। जी आज का लेक्चर 12 मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ OFDM टेक्निक्स वगैरह की बेसिक्स देखी थी, माइमो की बेसिक्स देखी थी। आज हम रैंडम एक्सेस की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। देखें एक रैंडम एक्सेस होता क्या है और कौन कौन से रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हमें मिलते हैं। तो जो हम सर्विसेज लेते हैं ऑपरेटर से या ई नोट बी से, वो स्केड्यूल्ड एक्सेस होती हैं। तो जिस जिस तरह से स्केड्यूल्ड एक्सेस इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही रैंडम एक्सेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जी, मल्टीपल एक्सेस प्रॉब्लम व्हेन टू और मोर नोड्स ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, देयर फ्रेम्स विल कोलाइड एंड द लिंक बैंडविड्थ इज वेस्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ये हम पहले ही पिछले लेक्चर्स में तवातर से बात करते आए हैं कि जब अगर एक चैनल है, उस पर अगर एक यूज़र ट्रांसमिट करेगा तो रिसीवर साइड पर उसकी डिकोडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही वक्त में मल्टीपल यूज़र्स उस चैनल पर ट्रांसमिट करेंगे तो रिसीवर साइड पर उनकी डिकोडिंग नहीं हो सकेगी। डिकोडिंग नहीं हो सकेगी तो हम कहेंगे कि ये कोलिजन हो गई है। तो अगर एक बंदा एक एक यूज़र चैनल पे इंफॉर्मेशन भेजता तो उस पर सक्सेस हो जाती। अगर मिसाल के तौर पर 2 या 3 यूज़र्स ने भेजा है तो किसी की भी सक्सेस नहीं होगी। अगर किसी की भी सक्सेस नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो हमारा चैनल या फ्रेम जो है वो ज़ाया हो गया। सोल्यूशन, वी नीड अ प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन ऑफ एक्टिव नोड्स। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक किसी ख़ास किस्म का तरीक़ाकार बना लेंगे कि किस तरह से यूज़र्स जो है वो चैनल को इस्तेमाल करें। यानी कि ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा कोलिजन्स भी ना हो और जिसमें ज़्यादा यूज़र्स को वेट भी ना करना पड़े। सो दीज प्रोटोकॉल्स आर कॉल्ड मीडियम और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। इनको हम मीडियम और मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। आप मैक प्रोटोकॉल्स आमतौर पर इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैक प्रोटोकॉल्स। मैक प्रोटोकॉल्स में से हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। द मेन टास्क इज़ टू मिनिमाइज कोलिजन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज बैंडविड्थ बाय, यानी कि कोलिजन को ख़त्म करे और बैंडविड्थ को यूटिलाइज को ऑप्टिमाइज़ करे बाय डिटर्मिनिंग व्हेन अ स्टेशन कैन यूज़ अ लिंक। ये बताए प्रोटोकॉल कि किस वक्त कोई यूज़र उस लिंक को इस्तेमाल कर सकता है और यूज़र उस वक्त क्या करे जब वो देखे कि लिंक बिज़ी है या चैनल बिज़ी है। और अगर उसने ट्रांसमिट कर दिया और कोलिजन हो गई तो फिर वो क्या करे। ठीक है, तो ये मैक प्रोटोकॉल्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, जिसमें मल्टीपल एक्सेस में एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। पॉइंटर देख लो जी। जी, ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है जिसमें यूज़र का जो एक्सेस है चैनल का वो बिल्कुल रैंडम होता है। यानी कि ये हो सकता है कि बहुत यूज़र्स पहले काफ़ी देर से वेट कर रहा हो, उसको चैनल एक्सेस ना हो, जो नया यूज़र आए उसको चैनल फ़ौरन एक्सेस हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, इसमें यूज़र को समझे किस्म का अंदाज़ा होता है कि उसको कब बारी उसकी आनी है। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, ये इसमें एक किस्म के स्केड्यूल प्रोटोकॉल ही हैं, जैसे FDMA, TDMA, CDMA। इसमें हम क्या करते थे कि अपने पूरे चैनल को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देते थे, पूरी एक बैंडविड्थ को, और हर फ्रीक्वेंसी एक ख़ास यूज़र को दे देते थे, तो एक चैनल एक यूज़र को मिल जाता था। इस तरह से TDMA में टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते थे, CDMA में कोड्स में डिवाइड करते थे। तो ये रिजर्वेशन पोलिंग या टोकन पासिंग क्या है, ये आज हम देखेंगे। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में काफ़ी मशहूर किस्म के हैं, अलोहा, CSMA और फिर CSMA के वेरिएंट्स CSMA CD एंड CSMA CA। तो आज इन सबको यानी कि हम इन कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स और रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। इन पे तो हम काफ़ी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। The channelization is a multiple access method in which available bandwidth of a link is shared in time, frequency or through code between different stations. ज़ाहिर है ये तो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है।
तो controlled access or scheduling provides in order access to shared medium so that every station has a chance to transfer। यानी कि ये फेयर प्रोटोकॉल होगा, यूज़र को पता होगा कि उसकी बारी कब आनी है अप्रॉक्सीमेटली। एलिमिनेट्स कोलिजन कम्प्लीटली, यानी कि कोलिजन इसमें नहीं होंगी। 3 मेथड्स फॉर कंट्रोल्ड एक्सेस, क्योंकि रैंडम नहीं है ना, कंट्रोल्ड है, उसमें कोलिजन्स नहीं होंगी। 3 मेथड्स कौन से हैं? ये 3 मेथड्स हैं कंट्रोल्ड एक्सेस के। एक रिजर्वेशन है, पोलिंग है और टोकन पासिंग। ये तीनों क्या हैं ये अभी हम देखते हैं। रिजर्वेशन एक्स मेथड क्या है? ये स्टेशन टेक टर्न्स ट्रांसमिटिंग अ सिंगल फ्रेम एट फुल रेट आर बिट्स पर सेकेंड। तो यानी कि स्टेशन बारी बारी अपनी बारी लेते हैं और अपना फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरिएबल लेंथ साइकिल्स। वो अपने सबसे वेरिएबल लेंथ साइकिल्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ईच साइकिल बिगिंस विद अ रिजर्वेशन इंटरवल दैट कंसिस्ट ऑफ n मिनी स्लॉट्स, 1 मिनी स्लॉट फॉर ईच n स्टेशंस। ये टोटल उसको इंटरवल को n मिनी स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और 1 मिनी स्लॉट एक स्टेशन की होती है, तो बारी बारी सबको मिलती है। When a station needs to send a frame, it makes reservation in its own mini slot। अगर किसी ने उसको फ्रेम को सेंड करना होता है तो वो रिजर्वेशन अपनी स्लॉट में बनाता है। By listening to the reservation interval, every station which knows which station will transfer frames and in which order। तो रिजर्वेशन इंटरवल को सुनने से उसको पता लग जाएगा कि किस स्टेशन ने कब ट्रांसमिट करना है फ्रेम और किस ऑर्डर में करना है। द स्टेशंस दैट मेड रिजर्वेशन कैन सेंड द डेटा फ्रेम्स आफ्टर द रिजर्वेशन फ्रेम। तो उस रिजर्वेशन फ्रेम में जब सब अपना अपना बता देते हैं कि किसने कब ट्रांसमिट करना है, तो फिर जब रिजर्वेशन फ्रेम गुजरेगा तो फिर उसी तरतीब में तमाम जो स्टेशन हैं अपना अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देंगे। पोलिंग, पोलिंग क्या है जी? स्टेशन टेक टर्न्स एक्सेसिंग द मीडियम, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से पिछले वाले में था, यहाँ भी टर्न्स लेंगे लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पोलिंग, दो तरह की पोलिंग है, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज में एक स्टेशन कंट्रोल कर रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। सेंट्रलाइज पोलिंग, वन डिवाइस इज असाइंड एज अ प्राइमरी स्टेशन, एक डिवाइस को प्राइमरी स्टेशन कह देंगे, बाकी तमाम को सेकेंडरी स्टेशंस कह देंगे। तो जितने भी मैसेजेस आने जाने हैं वो सारे किसके थ्रू होंगे? प्राइमरी स्टेशन के थ्रू होंगे। तो जब व्हेन द प्राइमरी हैज़ द फ्रेम टू सेंड, इट सेलेक्ट्स अ फ्रेम दैट इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द इंटेंडेड सेकेंडरी। तो चूँकि सारी चीज़ें प्राइमरी के थ्रू होनी है, तो प्राइमरी जब भी किसी सेकेंडरी को फ्रेम भेजना हुआ तो वो उसके साथ उसका एड्रेस लगाएगा जहाँ पे भेजना है और फिर वो सेंड कर देगा। When the primary is ready to receive data, it sends a poll frame for each device। लेकिन जब उसने एक ये तो पहले वाले पॉइंट में तो ट्रांसमिट की बात हो रही थी ना, अगर जब उसने रिसीव करना है तो वो क्या करेगा? एक पोल जनरेट करेगा, पोलिंग फ्रेम वो जनरेट करेगा और पूछेगा किसी के पास कोई डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि सारा डेटा प्राइमरी के थ्रू ही ट्रांसमिट होना है। तो अगर तो वो यस है तो डेटा ट्रांसमिट कर देगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट सेंड करेगा कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए। अब जो पोलिंग है कि पोलिंग कैसे होनी है, तो पोलिंग जो है वो राउंड रॉबिन भी हो सकती है, मतलब पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, बारी बारी। और प्री डिटर्मिन्ड ऑर्डर, तो एक पहले से बनाया हुआ ऑर्डर भी हो सकता है कि किसने पहली बारी लेनी है, किसने दूसरी बारी लेनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिस्ट्रीब्यूटेड पोलिंग में कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, सारे स्टेशंस इक्वल होते हैं। तो station with the highest priority will have the access right first, then it passes the right access to the next। यानी कि पहले जिसकी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो उसके पास राइट्स होंगे ट्रांसफ़र के, फिर वो अगले को दे देगा, फिर अगले को दे देगा, अगले को दे देगा, ऐसे ऐसे करते करते तमाम स्टेशंस के पास राइट्स जाएंगे।
जी, तो यही पोलिंग की बात हो रही है। प्राइमरी है, ये सेकेंडरी सेकेंडरी स्टेशंस, प्राइमरी स्टेशंस। प्राइमरी सेंड करना है, प्राइमरी टवर्ड्स सेकेंडरी अगर चीज़ सेंड करनी है तो सबसे पहले क्या करेगा वो जो है वो एक सेलेक्ट फ्रेम भेजेगा। तो जिसकी तरफ से एक आया, अगर एक आ जाता है तो डेटा सेंड कर देगा। डेटा सेंड करने के बाद दोबारा एक भेज देगा कि भाई मुझे डेटा रिसीव हो गया। अब प्राइमरी इज सेंडिंग टू द सेकेंडरी, सेंडिंग द प्राइमरी। प्राइमरी ने अब पूछना है जी कि किसने डेटा सेंड करना है। तो इसने क्या किया, पोल किया तो इसने बता दिया जी कि मुझे मेरे पास डेटा नहीं है, इसने एक भेज दिया। इसने दोबारा पोल किया अगले स्टेशन को, तो उसने डेटा भेज दिया और इसने साथ में एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि मुझे डेटा मिल चुका है। टोकन पासिंग नेटवर्क है, बिल्कुल जैसे हम आम टोकन पासिंग करते हैं ये वैसा ही है। तो होगा क्या कि ये समझे कि जो है ना मुख्तलिफ स्टेशंस आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं। डेटा हर जो टोकन है वो हर स्टेशन में पास होता रहता है, पास होता रहता है। तो हर कोई देखता रहता है कि जो पैकेट आया है वो मेरे एड्रेस पे आया है। अगर तो इसके एड्रेस पे नहीं आया तो ये अगले को ट्रांसफ़र कर देगा। ये दिखेगा मेरे एड्रेस पे आया नहीं तो आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो अगर आया है तो ये अपने पास रख लेगा और बता देगा। ठीक है। Listen to the arriving bits and check the destination address to see if it is its own address. If yes, the frame is copied to the station. Otherwise, it is passed through the output port to the next station. ठीक है। तो अगर तो इसका अपने एड्रेस पे आई हुई तो कॉपी करेगा, नहीं है तो आगे भेज देगा। ये था लिसनिंग स्टेट में। ट्रांसमिट स्टेट में क्या होगा कि स्टेशन कैप्चर्स अ स्पेशल फ्रेम कॉल्ड फ्री टोकन एंड ट्रांसमिट्स इट्स फ्रेम। सेंडिंग स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर री इंसर्टिंग द फ्री टोकन इनटू द रिंग मीडियम एंड फॉर रिमूविंग द ट्रांसमिटेड फ्रेम फ्रॉम द मीडियम। यानी कि जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है उसको स्पेशल फ्रेम मिलता है, फ्री टोकन मिलता है। जब उसको फ्री टोकन मिल गया तो वो ट्रांसमिट कर देगा। तो फिर वो दोबारा जब उसका वो ट्रांसमिशन पूरी हो जाएगी तो दोबारा वो टोकन इंसर्ट कर देगा नेक्स्ट स्टेशन के लिए। जित प्रोपगेशन डिले क्या है, मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले इट टेक्स फॉर अ बिट ऑफ फ्रेम टू ट्रैवल बिटवीन द टू मोस्ट वाइडली सेपरेटेड स्टेशंस। यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, लास्ट स्टेशन है। तो एक पैकेट जो है जब यहाँ से होकर वापस आ जाएगा तो यहाँ से लेके ये तो राउंड ट्रिप टाइम होगा। प्रोपगेशन लिए यहाँ से मैक्सिमम लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इसको हम प्रोपगेशन टाइम या प्रोपगेशन डिले कहेंगे। तो अगर ये यहाँ से होके वापस भी यहाँ तक आ जाए तो इसको राउंड ट्रिप टाइम कहेंगे। ठीक है। स्टेशन ए ने यहाँ से टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ट्रांसमिशन स्टार्ट की और जब यहाँ तक पहुँचा प्रोपगेशन डिले यहाँ तक हुआ तो इसका मतलब है कि इस ए स्टेशन ने पूरा चैनल ऑक्यूपाई कर लिया है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ये अब हम पहले तो बात हो रही थी ना वो कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल की जिसमें हमारी पोलिंग थी और टोकन पासिंग था। तो अब ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें सबसे मशहूर तकरीबन सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है वो अलोहा प्रोटोकॉल है। अलोहा प्रोटोकॉल क्या कहते हैं कि जब यानी कि बिल्कुल रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, इसमें कोई चक्कर नहीं है कि प्रायोरिटी और इस का कोई चक्कर नहीं है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है सेंड करने की। तो स्टार्ट सेट बैक ऑफ टू 0। बैक ऑफ क्या है, बैक ऑफ अभी बताता हूँ क्या है। अभी फ़िलहाल सेट बैक ऑफ टू 0 सेंड द फ्रेम, यानी कि जो आपके पास अगर यूज़र के पास फ्रेम है तो वो सेंड कर देगा और वेट करेगा कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है कि नहीं। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है तो ये समझेगा कि सक्सेस है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो समझेगा कि वो पैकेट ज़ाया हो गया। एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है तो यस, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो ये
बैक ऑफ में इंक्रीमेंट कर देगा। बैक ऑफ क्या है? बैक ऑफ यह है कि जैसे ही उसको पता लगा ना कि उसकी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो कुछ देर वेट करेगा। उस वेट को कहते हैं बैक ऑफ। बैक ऑफ कर जाएगा, यानी कि ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो अगर तो पहले तो बैक ऑफ टाइमर ज़ीरो था, यानी कि उसको वेट नहीं करना पड़ रहा था। अगर इसको यहाँ पे कोलिजन मालूम होती है तो उसका बैक ऑफ टाइमर इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि बैक ऑफ टाइमर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर वो देखिएगा क्या बैक ऑफ, अब ऐसा तो नहीं है कि कोलिजन होती रहे होती रहे होती रहे होती रहे और बैक ऑफ टाइमर इंक्रीज़ करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी एक लिमिट भी रखी जाती है कि मैक्सिमम बैक ऑफ कहाँ तक हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम बैक ऑफ तक नहीं पहुँचा तो क्या करेगा? दोबारा यही काम करेगा, यही काम करेगा। अगर सक्सेस हो जाए ठीक है, नहीं हो तो इंक्रीमेंट करता रहेगा, बैक ऑफ करता रहेगा। तो अगर तो वो ट्रांसमिट करता जा रहा है करता जा रहा है, कोलिजन नहीं हो, कोलिजन होती जा रही है होती जा रही है और वो इंक्रीमेंट भी होता जा रहा है, तो देखेगा कि क्या मैक्सिमम बैक ऑफ लिमिट अचीव हो गई है। तो अगर अचीव हो गया है तो वो इस पूरे को अबॉर्ट कर देगा और दोबारा से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ये प्योर लोहा में ये है कि देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की कि स्टेशन के पास जब भी कोई पैकेट आया उसका बैक ऑफ टाइमर जो है वो ज़ीरो है, तो वो ट्रांसमिट कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस स्टेशन के पास यहाँ पैकेट आया, इसने ट्रांसमिट कर दिया, फिर यहाँ पैकेट आया ट्रांसमिट कर दिया, यहाँ पैकेट आया ट्रांसमिट कर दिया, इसने यहाँ पैकेट आया ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, अब ये देखें कि जब इसने ट्रांसमिट किया था तो यहाँ इस स्टेशन ने और इस स्टेशन ने ट्रांसमिट नहीं किया था, तो ये तो चला जाएगा। इस तरह से जब इसने ये ट्रांसमिट किया था तो ना यहाँ पे ट्रांसमिशन थी ना यहाँ पे ट्रांसमिशन थी, ये भी सक्सेस हो जाएगा। अब देखें, जब इसने ट्रांसमिट किया तभी इसने ट्रांसमिट किया, तो ये कोलिजन हो जाएगी। अब जब इसने ट्रांसमिट करना शुरू किया था तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना यहाँ पे कुछ था, लेकिन इसके ट्रांसमिशन ख़त्म होने से पहले ही इसने ट्रांसमिट कर दिया, तो अब इतने से ओवरलैप की वजह से भी कोलिजन आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली है प्योर लोहा। इसकी इम्प्रूवमेंट ये थी कि हम स्लॉटेड लोहा लेके आए। स्लॉटेड थ्रूपुट जो है वो प्योर लोहा की कितनी है? जी मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻⁻g। और जी क्या है? एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन ट्रांसमिशन टाइम। जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, तो जो मैक्सिमम थ्रूपुट है वो इसकी है 0.184 या 18.4%। लेकिन सक्सेस रेट इसका सिर्फ 18.4% है, जो कि बहुत कम है। तो इसकी इम्प्रूवमेंट क्या है? इसकी इम्प्रूवमेंट यह है कि हम स्लॉटेड लोहा लेके हैं। ये देखिए कि अगर हम इसमें इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते थे कि अगर इस वाले में हम इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते थे कि हम इस वाली पार्शल कोलिजन को बचा सकते थे। कैसे? कि अगर हम ये कह देते कि भाई एक ख़ास टाइम रख ले, यानी हम एक्चुअली जो इसकी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं ना, इसकी इम्प्रूवमेंट क्या है? प्योर लोहा की बजाय स्लॉटेड लोहा। स्लॉटेड लोहा में क्या होता है कि इस कोलिजन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये वाली कोलिजन ख़त्म कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। स्लॉटेड लोहा में क्या होता है? स्लॉटेड लोहा में टाइम इज़ डिवाइडेड इन इक्वल स्लॉट्स, यानी कि टाइम को है वो स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया पूरे ट्रांसमिशन फ्रेम में, और जो स्टेशन है चाहे उसके पास डेटा कभी भी आया है तो वो उस स्लॉट की स्टार्ट पे ही सेंड कर सकता है। तो यानी कि वो अगर उसके पास आ गया है और स्लॉट अभी चल रही थी तो वो वेट करेगा। इफ़ अ स्टेशन मिसेस द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट, इट हैज़ टू वेट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। ठीक है, और जो सेंट्रल क्लॉक है वो तमाम स्टेशन को बताता रहेगा कि नई स्लॉट कब स्टार्ट हो रही है। तो इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट कितनी हो जाएगी? पहले वाली जो प्योर लोहा की हमारी थ्रूपुट थी वो 18.4 थी, इसकी अप्रॉक्सीमेटली 37 है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है थ्रूपुट। इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, अब हमने क्या किया है, पूरे टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। तो अब अगर डेटा आया भी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर डेटा आया है स्टेशन के पास, तो वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो वेट करेगा नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे सेंड करने के लिए।
तो अब ये देखिए इसमें हमारे पास पार्शल कोलिजन जो पहले प्योर लोहा में थी वो नहीं आ रही, कंप्लीट कोलिजन ही होगी। जैसे यहाँ पे कोलिजन है, यहाँ पे कोलिजन है, बाकी किसी जगह पे कोलिजन नहीं है। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट है प्योर लोहा पे। और इसकी जो थ्रूपुट है वो 13 नहीं 37%। ठीक है, 36.8 या 30। इसकी एक्चुअली ये जो थ्रूपुट है वो है e⁻⁻1 थ्रूपुट है, e⁻⁻1 जो कि है 0.368 या 36.8% अप्रॉक्सीमेटली 37%। ठीक है, ये प्योर लोहा की थ्रूपुट है, ये स्लॉटेड लोहा की थ्रूपुट है। मैक्सिमम थ्रूपुट 0.368 या 37 या जो है वो 0.37 अप्रॉक्सीमेटली, ये 0.184 अप्रॉक्सीमेटली। जी, एडवांटेजेस ऑफ प्योर लोहा, एडवांटेजेस ऑफ लोहा प्रोटोकॉल क्या है जी? अ नोड दैट हैज़ अ फ्रेम्स टू बी ट्रांसमिटेड कैन ट्रांसमिट कंटिन्यूअसली, यानी कि इसको जैसे उसके पास फ्रेम आते जा रहे हैं वो ट्रांसमिट करता जा रहा है, पहले स्लॉट के स्टार्ट पे ट्रांसमिट करता जा रहा है, स्लॉट के स्टार्ट पे। इम्प्लीमेंट ईजी टू इम्प्लीमेंट है, किसी भी कंट्रोलिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस क्या है कि कोलिजन अक्कर हो सकती है, क्योंकि एक स्टेशन को पता नहीं है ना, आपस में नहीं पता कि कौन किस वक्त ट्रांसमिट कर रहा है। तो अगर मेरे पास भी स्लॉट की स्टार्ट पे डेटा है, किसी दूसरे के पास भी स्लॉट के स्टार्ट पे डेटा है, तो दोनों सेंड कर देंगे तो कोलिजन हो जाएगी। और कोलिजन होने की वजह से चैनल वेस्ट होता है, तो चैनल यूटिलाइजेशन कम होगी। फिर अब चूँकि मुझे नहीं पता था कि चैनल जो है वो इस्तेमाल हो रहा था कि नहीं हो रहा था, इसलिए कोलिजन होती है। तो इसके बरक्स थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है CSMA में। CSMA क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो ये क्या है? टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस अवॉइड ट्रांसमिशंस दैट आर सर्टन टू कॉज कोलिजन्स। ठीक है, तो ये लैन में इस्तेमाल होता है, इसका एक वर्जन। तो ये होता क्या है? इफ़ अ फ्रेम वाज सेंट बाय द स्टेशन, अगर किसी कोई फ्रेम किसी स्टेशन ने ट्रांसमिट किया है तो तमाम स्टेशन को पता लग जाएगा कि ये भाई उसने ट्रांसमिट किया है। तो वो फिर वेट करेंगे उस वक्त तक जब तक कि ट्रांसमिशन पूरी नहीं हो जाती, और उसके बाद फिर ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से कोलिजन्स जो है वो बच सकती हैं। तो अ स्टेशन विद फ्रेम्स टू बी सेंट शुड सेंस द मीडियम, यानी कि वो पहले क्या करेगा? जिसने सेंड करना है वो मीडियम को सेंस करेगा। अगर उसे मीडियम आइडल मिलता है, यानी कि खाली मिलता है, तो ट्रांसमिट करेगा। अगर खाली नहीं मिलता तो ट्रांसमिट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये कोलिजन की प्रोबेबिलिटी को कम तो कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे कि अगर देखें जी, मेरे पास जो मैंने सेंस किया तो मुझे भी आइडल मिला, किसी दूसरे ने सेंस किया उसको भी आइडल मिला, तो हमने दोनों ने ट्रांसमिट कर दिया, कोलिजन हो गई। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि मैंने सेंस किया, मुझे चैनल आइडल मिला, तो मैंने ट्रांसमिट कर दिया। अभी ट्रांसमिट तो कर दिया, लेकिन मेरी ट्रांसमिशन पूरी नहीं हुई। ठीक है, यानी कि चैनल पूरी तरह ऑक्यूपाई नहीं हुआ। तो किसी दूसरे यूज़र ने उस वक्त सेंस किया, उसको भी आइडल मिला, उसने ट्रांसमिट कर दिया, हालांकि मैं पहले ट्रांसमिट कर चुका था। तो ये इसकी वजह से कोलिजन हो सकती है कि अगर पूरे प्रोपगेशन टाइम वेट ना किया जाए तो कोलिजन हो सकती है। ये देखिए, ए ने फ्रेम सेंड किया, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरह चैनल ऑक्यूपाई नहीं हुआ था। चैनल ऑक्यूपाई कब होगा? जब ये वाला पूरा फ्रेम यहाँ तक पहुँच जाए, तभी तो ये इसको पता लगेगा ना, ये सेंस करेगा कि ये चैनल बिजी है। तो जब इसने ट्रांसमिट किया, अभी इसकी ट्रांसमिशन यहाँ तक पहुँची थी, तो इसने सेंस किया चैनल, इसको तो यहाँ पर आइडल ही मिलेगा।
आइडल मिला, इससे भी ट्रांसमिट कर दिया तो इसका फ्रेम जब यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर दोनों को सिग्नल चला जाएगा कि कोलिजन अकर हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी तो कम हो जाएगी कोलिजन की, लेकिन प्योरली एलिमिनेट नहीं हो सकती कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में भी। तो हाँ, ये देखिए बिल्कुल उस तरह से कि ट्रांसमिट कर दिया ए ने, तो बी को बी जब ये ट्रांसमिट इसकी यहाँ तक पहुँच जाएगी, तब अगर बी इसको सेंस करेगा तो इसको आइडल, वो तो इसको बिजी मिलेगा। जब सी इसको यहाँ पर, जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर इस अगर सी सेंस करे यहाँ पर तो फिर सी को ये बिजी मिलेगा। अगर ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाए तो डी इसको सेंस करेगा तो फिर डी को बिजी मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पर ट्रांसमिशन यहाँ तक पहुँची थी, इस वक्त अगर डी सेंड करेगा तो डी को ये चैनल क्या मिलेगा, आइडल मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक ट्रांसमिशन पहुँची थी तो सी और डी दोनों को ही चैनल आइडल मिलेगा। देखें तो वल्नरेबल टाइम क्या हुआ, ये वाला वल्नरेबल टाइम हुआ जब इसने ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी, उस वक्त से लेकर जब ट्रांसमिशन आखिरी स्टेशन तक पहुँच गई, यहाँ तक टाइम वल्नरेबल है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई स्टेशन ट्रांसमिट कर देता है तो कोलिजन हो जाएगी। अगर इस ड्यूरेशन में ट्रांसमिट नहीं करता तो फिर उसके बाद तमाम स्टेशंस को चैनल बिजी मिलेगा, वो ट्रांसमिट ही नहीं करेंगे तो कोलिजन्स भी नहीं होंगी। CSM प्रोटोकॉल्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, जिसमें नॉन परसिस्टेंट CSMA है, वन परसिस्टेंट CSMA है और पी परसिस्टेंट CSMA है। ये एक्चुअली किस पे बेस करते हैं, ये बेस करते हैं इन दो क्वेश्चंस पे कि अगर चैनल आपको आइडल मिला है तो स्टेशन क्या करेगा, अगर चैनल बिजी मिला है तो स्टेशन क्या करेगा। तो ये इन दोनों के जवाबात ये तीनों मुख्तलिफ तरीके से देते हैं, अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। नॉन परसिस्टेंट CSMA ये क्या है जी कि अगर उसको वो किसी स्टेशन ने ट्रांसमिट करना है कोई फ्रेम, तो वो सेंस करेगा मीडियम को। अगर तो उसे मीडियम आइडल मिला है तो वो ट्रांसमिट कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, वो देखेगा कि अगर सिस्टम बिज़ी है तो वो बैक ऑफ कर जाएगा। बैक ऑफ का मतलब है कि रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वो वेट करेगा दोबारा चैनल सेंस करने के लिए, ठीक है। तो नॉन परसिस्टेंट स्टेशंस आर डिफरेंशियल रिस्पेक्ट अदर्स, यानी कि वो जब उसे बिज़ी मिला तो वो समझेगा कि भाई अभी चैनल बिज़ी है, आराम से वो वेट करेगा और फिर दोबारा सेंड करेगा ताकि दूसरे को प्रॉपर मौका मिल सके। परफॉर्मेंस रैंडम डिलेज रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, तो इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन तो कम हो जाएगी लेकिन वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज टू स्टेशंस विद डेटा बी ट्रांसमिटेड विल वेट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। बैंडविड्थ इज वेस्टेड, देखा ना, वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाएगी, आइडल टाइम ज़्यादा रह जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जब इसने देखा चैनल बिज़ी था तो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट कर दिया, ज़्यादा वेट कर लिया, तो हालांकि चैनल उस वक्त यानी कि जब इसको बिज़ी मिला तो उसके फ़ौरन बाद चैनल खाली हो गया था, लेकिन चूँकि इसे रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करना था तो ये इसने ज़्यादा वेट कर लिया, उस वक्त चैनल खाली था, तो वेटिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सेंस किया, अगर बिज़ी है तो वेट करेगा, फिर दोबारा सेंस करेगा, अगर बिज़ी है तो थोड़ा ज़्यादा वेट करेगा, और फिर यहाँ पे सेंस करेगा, अगर खाली है तो ट्रांसमिट कर देगा। तो अब क्या हुआ कि चैनल इतना बिज़ी था, वेट इसने इतना ज़्यादा कर लिया, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन जो बैंडविड्थ है वो थोड़ी सी ज़ाया हो जाएगी, चैनल आइडल रहा है यहाँ पे। तो पी ये था पी परसिस्टेंट, सॉरी एन नॉन परसिस्टेंट CSMA। इसके बरक्स है वन परसिस्टेंट CSMA। वन परसिस्टेंट CSMA क्या है कि अगर तो वो सेंस करेगा चैनल को, अगर तो उसे आइडल मिला है तो वो ट्रांसमिट कर देगा, आइडल नहीं मिला तो वो वेट नहीं करेगा, वो फ़ौरन चेक करता रहेगा कि भाई चैनल सेंस करता रहेगा, अगर वेट नहीं करेगा। पिछले क्या करता था कि अगर बिज़ी था तो वेट करता था, ये बिज़ी है तो वेट नहीं करेगा, सेंस करता रहेगा, और जैसे ही इसको चैनल फ्री मिला ये ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। A medium busy continuously listens until medium becomes idle, then transmits immediately with probability 1, ठीक है, फॉरन ट्रांसमिट कर देगा। तो वन परसिस्टेंट स्टेशंस आर सेल्फिश, ज़ाहिर सेल्फिश है कि जैसे इसने मौका मिला इसने अपना काम कर दिया। तो अगर दो स्टेशंस ऐसा ही कर रहे हैं तो उनकी कोलिजन जो है वो गारंटीड हो सकती है, यानी कि इसमें वेटिंग टाइम की प्रोबेबिलिटी तो कम हो सकती है,
इस नॉन परसिस्टेंट CSMA के मुकाबले में, लेकिन कोलियन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन परसिस्टेंट CSMA। अगर दो स्टेशन ऐसे ही कर रहे हैं तो इसके बाद दोनों स्टेशन को चैनल आइडल मिलेगा और दोनों ट्रांसमिट कर देंगे और कोलियन हो जाएगी। तो अब वन परसिस्टेंट और वन परसिस्टेंट की क्या क्या खामी है कि इसमें कोलियन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और नॉन परसिस्टेंट CSMA में क्या खामी है कि उसमें वेटिंग टाइम ज़्यादा है। तो इन दोनों को मिला के एक दरमियान का रास्ता बनाया गया है जिसको कहते हैं पी परसिस्टेंट CSMA। पी परसिस्टेंट CSMA क्या है कि वो सेंस करता है चैनल को, अगर चैनल आइडल है तो वो ट्रांसमिट कर देगा, अगर बिज़ी है तो क्या करेगा, तो वो चैनल को करता रहेगा, ये वन परसिस्टेंट की तरह चैनल को सेंस करता रहेगा। जैसे ही चैनल उसको फ्री मिला तो फिर वो फ़ौरन ट्रांसमिट नहीं करेगा वन परसिस्टेंट CSMA की तरह। वो क्या करेगा, वो एक जो है वो समझे कि कॉइन टॉस करेगा। तो अगर तो उसका हेड आ जाता है तो वो ट्रांसमिट कर देगा, अगर टेल आता है तो वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी P। अगर तो उसकी यानी कि वो हेड आ जाता है तो ट्रांसमिट कर देगा, अगर हेड नहीं आता तो वो एक टाइम स्लॉट वेट करेगा और फिर दोबारा है कॉइन टॉस करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अब कंटिन्यूसली चैनल सेंस करने की वजह से वेटिंग टाइम कम हो गया, और ये इस प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करने की वजह से कोलियन कम हो गई। क्योंकि जब वन परसेंट में क्या था कि जैसे यहाँ चैनल फ्री मिला दोनों फ़ौरन ही ट्रांसमिट कर देंगे और कोलियन हो जाएगी। अब यहाँ दोनों के फ़ौरन ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि हो सकता है एक दोनों स्टेशन कॉइन टॉस करें, एक स्टेशन का हेड आ जाए, दूसरे स्टेशन का टेल आ जाए, तो वो इधर कोलियन ना हो। ठीक है, ये उनकी फ्लो डायग्राम्स है। वन परसेंट क्या है कि चैनल अगर आइडल है तो ट्रांसमिट कर देगा, नहीं है तो बिजी है तो सेंस करता रहेगा, जैसे ही आइडल मिलेगा वो ट्रांसमिट कर देगा। नॉन परसिस्टेंट क्या है कि अगर चैनल आइडल है ट्रांसमिट कर दिया, बिजी है तो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा और फिर सेंस करेगा, और फिर अगर फायरिंग है तो ट्रांसमिट कर देगा। पी परसिस्टेंट क्या है कि अगर तो चैनल आइडल है, अगर बिजी है चैनल तो फिर वो सेंस करता रहेगा, अगर आइडल है तो फ़ौरन ट्रांसमिट नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी के आउटकम देखेगा। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन पी है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी पी सेट थी तो वो समझे कि एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर रैंडम नंबर इस पी से कम निकल आता है तो वो ट्रांसमिट कर देगा, अगर ज़्यादा निकल आता है तो वो वेट करेगा एक टाइम स्लॉट के लिए, फिर दोबारा सेंस करेगा। अगर चैनल आइडल है तो फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी के ज़रिए ट्रांसमिट करेगा, और अगर चैनल बिज़ी है तो वो क्या करेगा, तो वो दोबारा यहाँ पर बैक ऑफ को इस्तेमाल करेगा। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ कंपेरिजन्स हैं। ये प्योर लोहा का आपको पता सबसे कम थ्रूपुट है, स्लॉटेड लोहा की ज़्यादा है, फिर 1 परसिस्टेंट, फिर 0.5 परसिस्टेंट का 0.5 परसिस्टेंट का मतलब ये है कि पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 0.5 है, फिर पी की वैल्यू 0.1 है, पी की वैल्यू 0.01 है, और ये नॉन परसिस्टेंट है। ठीक है, जी। तो ये हमारे पास है CSMA कोलिजन डिटेक्शन, CSMA CD। अब जो पिछले तमाम CSMA के मसले थे ना, तो उस जो CSMA का भी देखा हमने, चाहे CSMA 1 परसिस्टेंट है या CSMA P परसिस्टेंट है या CSMA नॉन परसिस्टेंट है, तो उसका एक मसला ये है कि अगर कोलिजन हो चुकी है, फिर कोलिजन हैज़ अकर्ड, द चैनल इज़ अनस्टेबल अंटिल कोलाइडिंग पैकेट्स हैव बीन फुली ट्रांसमिटेड।
तो क्या है कि चैनल जो है वो जब तक वो फुली ट्रांसमिट नहीं होता तो चैनल अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए CSMA-CD है, कैरियर सेंस विद मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा था ना अलोहा वगैरह के केस में कि जब तक एक किसी ख़ास स्टेशन तक ट्रांसमिशन नहीं पहुंच जाती तब तक उसको चैनल आइडल ही मिलेगा, तो प्रोपगेशन टाइम तक के लिए उसको चैनल आइडल मिलेगा। तो ये उसको कवर करने के लिए ये हमारे पास CSMA-CD है। तो कैसे इसे ओवरकम करेगा? वाइल ट्रांसमिटिंग द सेंडर इज़ ऑल्सो लिसनिंग टू द मीडियम फॉर कोलिजन्स, कि जब वो ट्रांसमिट कर रहा होगा तो वो चैनल को भी सेंस कर रहा होगा कोलिजन्स के लिए। तो अगर तो कोलिजन उसको मिल जाती है, रास्ते में ही कोलिजन मिल जाती है, तो अपनी ट्रांसमिशन जितनी हो गई थी बाकी को रोक देगा और जो है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो उसकी वजह से चैनल की वेस्टेज कम होगी, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जब वो ट्रांसमिट कर दिया और अगर उसको सेंस उसने आइडल सेंस किया था लेकिन एक्चुअली आइडल नहीं था तो वो ट्रांसमिट कर देता था। तो ये क्या करता था, जब तक इसकी ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं होती थी तब तक वो कोलिजन होती रहती थी। तो अब क्या करेगा, ये जब ट्रांसमिट करेगा तो चैनल को सेंस भी करता रहेगा, अगर इसे कोलिजन मिली तो ये अपनी ट्रांसमिशन को फ़ौरन रोक देगा और बाकी जो कोलिजन में जानी थी जो चैनल का इस्तेमाल उसको वो उसकी वेस्टेज को बचा लेगा। तो CSMA-CD जो है वो लैंड्स में इस्तेमाल होती है, या एक्चुअली वायरलेस, चूँकि जो हमारे वायरलेस चैनल्स हैं उसमें इशू है कि हम बैक वक्त लिसन और ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ये वायर्ड में कॉमन है, अनलेस अनटिल हम फुल डुप्लेक्स इस्तेमाल करें। ये लैन में कॉमन है, इसलिए ये CSMA-CD आमतौर पर लैन में इस्तेमाल होती है, वायर्ड कनेक्शन में इस्तेमाल होती है, ईथरनेट में। तो CSMA-CD प्रोटोकॉल यूज़ वन ऑफ द CSMA पर्सिस्टेंट एल्गोरिथम, यानी कि CSMA पर्सिस्टेंट एल्गोरिथम में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, 1B, PB, नॉन बी। तो अगर तो उसकी ट्रांसमिशन के दौरान उसको कोलिजन डिटेक्ट हुई है तो अपनी ट्रांसमिशन को अबॉर्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा और फिर एक जैम सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तमाम दूसरे स्टेशंस को बताने के लिए भाई कि कोलिजन हो गई है, ठीक है। नोटिफाई अदर्स ऑफ कोलिजन सो दैट, तो दे विल डिस्कार्ड, तो बाकी तमाम भी जितनी जितनी ट्रांसमिशन हो गई थी तो वो तो हो गई, बाकी को डिस्कार्ड करते हैं। आफ्टर सेंडिंग जैम सिग्नल बैक ऑफ, यानी कि जैम सिग्नल सेंड करने के बाद कुछ देर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेंगे और फिर दोबारा ट्रांसमिट करेंगे फ्रेम, ठीक है जी। ये CSMA-CD है ना, देखें जी, इस चैनल ने, इस स्टेशन A ने ट्रांसमिशन बिगिन की, अब B को नहीं पता कि ट्रांसमिशन बिगिन हो गई है, क्योंकि इसको तो यहाँ पर चैनल आइडल मिल रहा है, इसको चैनल बिजी कब मिलेगा? जब इसकी ट्रांसमिशन यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब इसकी ट्रांसमिशन यहाँ तक पहुँची थी कि बी को तो चैनल आइडल मिल रहा था, तो बी ने क्या किया, ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर बी को पता लग गया कि कोलिजन है, लेकिन ए को पता नहीं लगा, ठीक है। ए को कब पता लगेगा कोलिजन है? ए को पता लगेगा जब इस बी की ट्रांसमिशन भी ए तक पहुँची तो पता लगेगा कोलिजन है, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि ट्वाइस द मैक्सिमेशन प्रोपगेशन डिले ऑफ द मीडियम, ठीक है, यानी कि ट्वाइस लगेगा प्रोपगेशन डिले ऑफ द मीडियम। तो वन प्रोपगेशन टाइम कब लगेगा? अगर ये दोनों दरमियान में पता लग जाता, दोनों को यहाँ पर दरमियान में पता लग जाता, तो एक प्रोपगेशन टाइम जो है वो, वन प्रोपगेशन टाइम ट्रांसमिशन टाइम जो है वो लगता। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ CSMA-CD क्या है जी? पैकेट ट्रांसमिशन टाइम शुड बी एट लीस्ट लॉन्ग एज ट्रांसमिशन टाइम टू डिटेक्ट द कोलिजन, ठीक है। ट्रांसमिशन टाइम इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो कोलिजन डिटेक्ट भी कर सके।
यानी कितना कि वर्स्ट केस सिनेरियो 2 मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले प्लस जैमिंग सिग्नल का टाइम जो है वो 2 मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले प्लस जैम सीक्वेंस ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी कि ट्रांसमिशन डिले ये 2 टाइम्स प्रोपगेशन डिले प्लस बाकी जो जैम सिग्नल सेंड करना है इतना टाइम होना चाहिए ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है जी। बैक ऑफ की बात हो रही थी ना कि भाई वेट करेगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, तो बैक ऑफ के भी काफ़ी एल्गोरिदम्स हैं। उनमें से एक है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम्स। जो ईथरनेट है वो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है। डिटर्मिन द बेस्ट ड्यूरेशन ऑफ रैंडम वेटिंग टाइम बिफोर कोलिजन हैपेंस। करते कैसे है कि स्लॉट टाइम को किसके इक्वल किया जाता है, 2 प्रोपगेशन टाइम प्लस जैम सिग्नल, ये मैक्सिमम जो यानी कि किसके बचाने के लिए, कोलिजन्स वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है। अगर केथ कोलिजन हुई यानी कि मिसाल के तौर पर पहले एक कोलिजन हुई, फिर दोबारा ट्रांसमिट करने लगे, दूसरी कोलिजन हुई, तीसरी कोलिजन हुई, इकट्ठी तीसरी यानी कि तीसरी कोलिजन हुई, थर्ड कोलिजन हुई, तो क्या होगा, सेलेक्ट अ रैंडम नंबर आर बिटवीन 0 to 2 के -1। तो अब जो वेटिंग टाइम होगा वो कितना होगा, 2⁻³ यानी कि 8 - 1 यानी कि ठीक है 0 से लेकर 7 तक वेटिंग टाइम होगा। एंड वेट फॉर अ पीरियड ऑफ इक्वल टू आर टाइम स्लॉट्स, आर मल्टीप्लाइड बाय स्लॉट टाइम, यानी कि जितना ये निकलेगा ना 0 से लेकर 7 तक रैंडम नंबर जो भी वैल्यू निकलेगी उसको स्लॉट टाइम से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, ठीक है। और उतना देर वेट किया जाएगा, वेट करके दोबारा जो है वो ट्रांसमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन k = 1, सेलेक्ट रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1 एंड वेट फॉर अ पीरियड इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय स्लॉट टाइम्स, ठीक है, यानी कि 51.2 मल्टीप्लाइड बाय 0 और 1, ठीक है। तो ये k बढ़ता जाएगा। अगर कोलिजन होती जा रही है तो k बढ़ता जा रहा है, कोलिजन होती जा रही है तो k बढ़ता जा रहा है। तो मैक्सिमम की तो वैल्यू होनी चाहिए, तो मैक्सिमम k की वैल्यू क्या है, 10 है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम रैंडम नंबर क्या हो सकता है, 0 से लेकर 2⁻10 - 1 या 1024 - 1 या 1023, ठीक है। तो ये 10 कब हो जाएगा, ये तब हो जाएगा जब आप जो है वो यानी कि अगर 16 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हो जाती हैं तो वो फेलियर रिपोर्ट कर देगा हायर लेयर को भी कि ट्रांसमिट नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो स्टार्ट n = 0, अभी जो वेटिंग टाइम है यानी कि अभी पहली कोई भी अभी री अटैम्प्ट कुछ भी नहीं ना हुआ, तो अभी इसकी वैल्यू 0 है। अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड्स, 1 या नॉन या p परसिस्टेंट, तो ट्रांसमिशन कर दे। अगर तो कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुई तो अपना फ्रेम ट्रांसमिट करता जाए। तो अगर कोलिजन डिटेक्ट हो गई है तो क्या करे, ट्रांसमिट करता जाए। तो दो चीज़ें होंगी, या तो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाएगी या कोलिजन हो जाएगी। तो अगर ये सारी की सारी ट्रांसमिट हो गई या कोलिजन हो गई तो देखेगा कि कोलिजन डिटेक्ट हुई है, नहीं हुई तो इसका मतलब है कि सारे का सारा फ्रेम चला गया। अगर कोलिजन डिटेक्ट हुई है तो जैमिंग सिग्नल सेंड करेगा और जो ये n है इसको बढ़ा देगा, ठीक है, n बढ़ा देगा। आप देखिएगा कि क्या n की वैल्यू 16 तो नहीं हो गई। अगर 16 हो गया तो सारे प्रोसेस को ख़त्म करे और फेलियर रिपोर्ट कर दे। तो फिर देखिएगा क्या n की वैल्यू 10 तो नहीं होगी, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ानी है हमने। तो अगर 10 से जो है वो 10 से लेस है तो फिर क्या करेगा, उसमें एक जो है वो n k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू ये n हो जाएगी और रैंडम नंबर क्या जनरेट होगा 2⁻k - 1 तक। वेट टाइम क्या होगा, r मल्टीप्लाइड बाय दिस r मल्टीप्लाइड बाय स्लॉट टाइम, और फिर दोबारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो अगर n की वैल्यू 10 हो चुकी है तो फिर
तो फिर n की वैल्यू 10 ही रहेगी उस वक्त तक, जब तक ये 16 नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि ये 10 अटैम्प्ट्स तक तो ये बढ़ता रहेगा, 10 के बाद 10 से लेकर 16 अटैम्प्ट्स तक ये नहीं बढ़ेगा, और फिर अगर 16 अटैम्प्ट्स हो जाएंगी तो ये अबॉर्ट हो जाएगा। ये reduces the chance for of waiting two waiting stations pick the same random waiting time। जब रैंडम वेटिंग टाइम हम पिक करें ना, आर की वैल्यू पिक करें 0 से लेकर 2 के माइनस 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि दो स्टेशन सेम टाइम जो पिक कर लें, सेम रैंडम नंबर पिक कर लें। When the traffic is light it results in minimum waiting time before transmission। अगर स्टेशंस कम है ट्रांसमिटिंग के तो ये वेटिंग टाइम इसका कम आएगा। जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ते रहते हैं ट्रांसमिटिंग स्टेशंस बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल टाइम जो है वो ज़्यादा होता रहता है, ज़्यादा बैक ऑफ टाइम ज़्यादा होता रहता है, तो वेटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम गिव्स लास्ट इन फर्स्ट आउट इफेक्ट। हाँ जी, ये हो सकता है कि एक यूज़र है वो भी कुलियन बेचारा करता जा रहा है तो उसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके मुकाबले में एक नया यूज़र आए तो उसका तो कोई वेटिंग टाइम नहीं है, उसकी हो सकता है उसकी सक्सेस हो जाए पिछले की निस्बत। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जी हिडन नोड प्रॉब्लम की। हिडन नोड प्रॉब्लम ये है कि अब ये मिसाल के तौर पर ये 3 स्टेशन है, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी। स्टेशन ए की रेंज इतनी है और स्टेशन सी की रेंज इतनी है। रेंज का मतलब ये है कि जब ये सी ट्रांसमिट करेगा तो इस रेंज से बाहर इसकी ट्रांसमिशन नहीं जाएगी। बी है, इससे बाहर ट्रांसमिशन नहीं जाएगी। अब देखिए, अब जो बी है वो सी की रेंज से बाहर है और जो सी है वो बी की रेंज से बाहर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हिडन नोड प्रॉब्लम। ठीक है, इसको कहते हैं हिडन नोड प्रॉब्लम। तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि बी को लगे भाई कि ये जो है वो चैनल खाली है, यानी कि चैनल खाली है, तो ए को ट्रांसमिट कर दे। अब चूंकि ये सी उसकी रेंज में नहीं था, इसको तो नहीं पता कि सी ट्रांसमिट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो सी भी ट्रांसमिट कर दे, तो कोलिजन हो सकती है। तो इसको कहते हैं हिडन नोड प्रॉब्लम। इसके बरक्स एक है जी एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम। एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम यह है कि ये 4 स्टेशन है ए बी सी डी, तो ये डी, ये हमारे पास रेंज है सी की, ये रेंज है बी की और ये रेंज है ए के। अब C इज़ एक्सपोज टू ट्रांसमिशन फ्रॉम ए टू बी। अब C है एक्सपोज टू ट्रांसमिशन। अब मिसाल के तौर पर जो है वो ए ने ट्रांसमिट किया टूवर्ड्स बी, ए ट्रांसमिट करना चाहता है टूवर्ड्स बी, तो अब बी तो जो है वो या बी ट्रांसमिट करना चाहता है टूवर्ड्स ए, तो अब बी तो इसकी रेंज से बाहर है, ये बी के सिग्नल से इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही जब ये चैनल को वो करेगा ना, सेंस करेगा, तो इसको वो चैनल बिजी मिलेगा, तो ये ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम। पिछले वाले केस में इसका क्या मसला था हिडन नोड प्रॉब्लम का, कि इसमें कोलिजन हो सकती है बगैर पता लगे, और इनके गलती से कोलिजन हो सकती है। और एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम में क्या है कि गलती से वेट करना पड़ सकता है फजूल में। ठीक, इसको ख़त्म करने के लिए जो टेक्निक है वो है मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, मैका इसे कहते हैं। तो ये क्या करता है जी कि ट्रांसमिशन करने से पहले कुछ शॉर्ट सिग्नल्स भेजता है, तो इसकी वजह से ये एक्सपोज नोड प्रॉब्लम और हिडन नोड प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं। तो क्या करता है जी, रिक्वेस्ट टू सेंड, यानी कि सेंडर क्या करता है, रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट सेंड करता है, टू रिक्वेस्ट राइट टू सेंड बिफोर इट सेंड्स पैकेट। तो अगर जिसकी तरफ ये सेंड कर रहा है, अगर वहाँ से क्लियर टू सेंड मैसेज आ जाता है, तो
ये ट्रांसमिट करेगा, अदरवाइज़ ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये 82.11 वायरलेस लैन में इस्तेमाल होते हैं RTS और CTS। ठीक है। सिग्नलिंग पैकेट कंटेन्स सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और पैकेट साइज। हाँ जी, ये दो मैक इस RTS और CTS की वजह से ये हिडन नोड प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है, एक्सपोज नोड प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। तो अब मिसाल के तौर पर A एंड C वांट टू, अब जो C है और A है वो हिडन नोड है एक दूसरे से। तो अगर A और C डेटा सेंड करना चाहते हैं टुवर्ड्स B, तो A मिसाल के तौर पर पहले रिक्वेस्ट टू ट्रांसमिट सिग्नल सेंड करता है। तो B जो है B CTS सेंड करेगा, क्लियर टू सेंड। अब जो CTS सेंड करेगा तो वो CTS उसकी रेंज में जाएगा ना, तो वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो C समझ जाएगा कि B पहले से ही ट्रांसमिशन कर रहा है, तो इसलिए C ट्रांसमिट नहीं करेगा, वेट करेगा जब ये ख़त्म हो जाएगी ट्रांसमिशन। इस तरह से एक्सपोज नोड प्रॉब्लम में अगर अब जो B एक्सपोज्ड है A और C से, तो अगर B सेंड करना चाहता है डेटा टू A एंड C, अब जो C एक्सपोर्ट टर्मिनल है, तो अब अगर क्या होगा कि B जो है वो A को सेंड करना चाहता है, C किसी और टर्मिनल को इधर सेंड करना चाहता है, तो हालांकि वो तो इसकी रेंज में इन दोनों से कोलिजन करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपोज नोड होने की वजह से वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो इसका क्या तरीकाकार है कि B जो है वो रिक्वेस्ट टू सेंड ट्रांसमिट करेगा। अब वो A को भी जाएगा और C को भी जाएगा। अब रिक्वेस्ट टू सेंड वाले में क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होता है। तो ये देखेगा कि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है। अगर ये तो A का एड्रेस था तो वो इसको क्लियर टू सेंड कर देगा। C देखेगा कि रिक्वेस्ट टू सेंड में तो मेरा एड्रेस ही नहीं है, किसी और का एड्रेस है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसको सेंड नहीं कर रहा, तो वो ये फिर C अपना डेटा किसी दूसरे को सेंड कर देगा। तो ये हिडन नोड एक्सपोज नोड प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। तो 82.11 ये वायरलेस लैन का स्टैंडर्ड है जो कि IEEE ने बनाया है। एज डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ वायरलेस लैन कॉल्ड IEEE 82.11 विच कवर्स फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर्स। ये कुछ डेफिनेशंस है कि अगर BSS जो है सबस्टेशन जो है बेस सबस्टेशन, ये अगर सेंट्रल मतलब AP एक्सेस पॉइंट या बेस स्टेशन के बगैर है, अगर कोई बेस स्टेशन नहीं है या एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एडहॉक नेटवर्क। अगर एक्सेस पॉइंट है तो इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। ठीक है। एक्सेस पॉइंट कौन सा होता है भला, जो जहाँ से आपको सिग्नल्स आ रहे होते हैं। जैसे मिसाल पर वाईफाई का जो आपने घर में लगाया होगा, जिसे राउटर कहते हैं, वो एक्चुअली एक्सेस पॉइंट है। ठीक है जी। ये देखें जी, ये स्टेशन है, कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो इसको एडहॉक नेटवर्क कहेंगे। ये स्टेशन है, दरमियान में एक्सेस पॉइंट है जो सारा कंट्रोल कर रहा है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहेंगे। ठीक है जी। इसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है, ये चीप ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर AP के साथ पीछे सर्वर वगैरह गेटवे वगैरह भी लगा हुआ है, तो इसको एक्सटेंडेड सर्विस सेट कहते हैं। BSS को कहते हैं बेसिक सर्विस सेट। ये फ्रेम है IEEE 82.11 का। मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स हैं, फिज़िकल लेयर है, मैक लेयर है, लिंक लेयर है। तो DCF डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन ये कंटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। PCF कंटेंशन फ्री के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिज़िकल लेयर में FH फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। ये मुख्तलिफ उसके वेरिएंट्स हैं। 82.11, 82.11A, A, G, बहुत से किस्म के वेरिएंट्स हैं 82.11 के। CSMA प्रोसीजर ये एक्चुअली WLAN में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कुछ थोड़ी सी पिछले वाले CSMA थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स हैं। वो क्या है कि बैक ऑफ काउंटर इक्वल टू 0, तो क्या करेगा, वेट DIFS।
ठीक है, जब वो अपना बैक ऑफ टाइमर ख़त्म होता है ना, जब वो ट्रांसमिट करने लगता है तो उससे पहले वेट करता है। डी आई एफ एस है डी सी एफ इंटरफ्रेम इंटरवल। ठीक है, तो क्या करेगा जी, डी आई एफ एस वेट करेगा, अगर तो फिर उसके बाद रिक्वेस्ट टू ट्रांसमिट सेंड करेगा और फिर एक टाइमर सेंड कर देगा। अगर इस टाइमर के अंदर अंदर उसको सी टी एस मिल गया है तो ठीक, नहीं मिला तो क्या करेगा, बैक ऑफ टाइम वो इंक्रीमेंट करेगा, वेटिंग टाइम उतना वेट करेगा और दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर बैक ऑफ लिमिट हो गई, जैसे उसमें 16 थी ना, तो इसमें बैक ऑफ लिमिट अगर हो गया तो सिस्टम वैसे ही बोर्ड करके ऊपर वाली लेयर्स को इन्फॉर्म कर देगा। तो अगर इसको सी टी एस रिसीव हो गया है, यानी क्लियर टू सेंड रिसीव हो गया है, तो फ़ौरन ट्रांसमिट नहीं करेगा, वेट करेगा एस आई एफ एस टाइम्स, शॉर्टेस्ट इंटरफ्रेम इंटरवल जो है, स्पेस जो है, इसको जो इतना वेट करेगा और फिर सेंड करेगा और फिर टाइमर स्टार्ट कर देगा। अगर उसको इतने टाइमर के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है तो सक्सेस हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती तो फिर दोबारा इंक्रीमेंट बैक ऑफ करेगा, ये सारा प्रोसेस दोबारा करेगा। ठीक है, ये वही है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। स्टार्ट करने से पहले डी एफ एस वेट करेगा और रिक्वेस्ट टू सेंड ट्रांसमिट करेगा। तो ये डेस्टिनेशन क्लियर टू सेंड ट्रांसमिट करने से पहले एस आई एफ एस वेट करेगा और क्लियर टू सेंड ट्रांसमिट करेगा। क्लियर टू सेंड यहाँ पर रिसीव होकर फ़ौरन ट्रांसमिट नहीं करेगा, बल्कि एस आई एफ एस वेट करेगा और फिर डेटा सेंड करेगा। और फिर ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करने से पहले एस आई एफ एस वेट करेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। जब भी आपने कोई मैसेज सेंड करना है उससे पहले एस आई एफ एस वेट करना है। ये नैव है, ऑल अदर स्टेशन जो है, ये नैव नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर जो है, ये टेबल बना होता है तो उसके हिसाब से ट्रांसमिट होता है। इसमें कैरियर सेंसिंग का की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वो डी सी एफ बेस्ड था, ये पी ए एफ एस बेस्ड है। ये कंटेंशन इसमें नहीं होती, पी ए एफ एस में, डी आई एफ एस में कंटेंशन होती है। पी ए एफ एस वेट करेगा तो जो है वो बीकॉन फ्रेम सेंड करेगा, बीकॉन फ्रेम सेंड करके थोड़ी देर एस आई एफ एस वेट करेगा और पोल करेगा। तो जो पोल स्टेशन है वो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा एस आई एफ एस के बाद, रिप्लाई करेगा। जब इसको रिप्लाई रिसीव हो जाएगा तो ये एस आई एफ एस वेट करने के बाद जो है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा और फिर जो ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, तब तक जब तक ये कंटेंशन फ्री वाला पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इस टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।